इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हम अध्याय 7 उत्पादन के नियम, कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आज की हमारी इकोनॉमिक्स क्लास में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है परिवर्ती अनुपात का नियम या घटते बढ़ते अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अल्पकाल में कारक के प्रतिफल का नियम लागू होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक या साधन के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल का नियम। हमने इन तीनों नियमों को लागू होने के कारण इत्यादि के बारे में भी पिछले वीडियो में सीख लिया था। अब इसी से आगे हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं। अल्पकाल में साधन के या कारक के प्रतिफल के नियम लागू होते हैं, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री हैं साधन के इन 3 प्रतिफलों के नियमों के स्थान पर एक नए नियम को मान्यता देते हैं, जिसे परिवर्ती अनुपात या परिवर्तनशील अनुपात का नियम या घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहा जाता है। अब समझते हैं ये परिवर्ती अनुपात का नियम या घटते बढ़ते अनुपात का नियम क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अल्पकाल में उत्पादन के सारे साधन स्थिर होते हैं, सिर्फ एक साधन परिवर्तनशील होता है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने के लिए उस परिवर्तनशील साधन की मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर ही उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए अल्पकाल में जो भूमि की पूर्ति है वो स्थिर रहती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम की अतिरिक्त इकाइयां लगाकर उत्पादन बढ़ाया जाता है। भूमि की जो इकाई है वो एक ही रहती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हम श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का लगातार बढ़ाते जाने से उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है। तो परिवर्ती अनुपात का नियम कहता है कि अल्पकाल में स्थिर साधन के ऊपर जब परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन पहले बढ़ती दर से, फिर समान दर से और अंत में घटती दर से बढ़ता है। यही हमारा परिवर्ती अनुपात का नियम है। संक्षेप में एक बार फिर से कहें तो परिवर्ती अनुपात का नियम यह है, बताता है कि अल्पकाल में स्थिर साधन के ऊपर परिवर्तनशील साधन की जब अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो इनके मध्य अनुपात है वो परिवर्तित हो जाता है। श्रम की पहली इकाई पर अनुपात 1:1, दूसरी इकाई पर 1:2 और तीसरी इकाई पर 1:3 हो जाता है। इसी तरह ये अनुपात स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन के मध्य जो अनुपात है यह बदलता रहता है और इसी वजह से उत्पादन में भी विभिन्न अनुपातों में परिवर्तन होता है। पहले उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर समान दर से और अंत में घटती दर से बढ़ता है। यही परिवर्ती अनुपात का नियम या घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहलाता है। यह जो नियम है कुछ एक मान्यताओं पर आधारित होता है। तो इस नियम की मान्यताएं क्या है? सबसे पहली मान्यता है परिवर्तनशील अनुपात प्रकार। यह जो नियम है यह मान्यता लेकर चलता है जो उत्पादन के जो साधन है, स्थिर और परिवर्तनशील साधन है, उनके मध्य अनुपात है वो परिवर्तनशील होता है। दूसरी जो इसकी प्रमुख मान्यता है कि उत्पादन के जो साधन हैं उनकी सभी इकाइयां समरूप होती है। अन्य शब्दों में कहें तो एक श्रमिक राम जितनी इकाइयां बनाता है, दूसरा श्रमिक श्याम है वो उतना ही कुशल है, उतना ही उत्पादन करता है, अर्थात उत्पादन की सभी इकाइयां समरूप हैं। तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण मान्यता है कि उत्पादन के कुछ कारक है वो अवश्य ही स्थिर होते हैं, जैसे कि इस उदाहरण में जो भूमि है वो स्थिर साधन माना गया है। चौथी इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो मान्यता है कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वास्तव में तकनीक में परिवर्तन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है या जरिया है जिसके द्वारा इस नियम को लागू होने से रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए आप भूमि की और श्रम की कुछ इकाइयां लगाकर कोई विशेष उत्पादन
कर रहे हैं। यदि आप अपने उत्पादन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको श्रम के अतिरिक्त इकाइयाँ लगानी पड़ेंगी। इससे पहले आपको बढ़ती दर से यानी बढ़ते प्रतिफल, फिर समान प्रतिफल और अंत में घटते प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होंगे। परंतु मान लीजिए कि कोई एक नई नई तकनीक या कोई नए आविष्कार की वजह से आप वर्तमान साधनों से अधिक उत्पादन करना आरंभ कर देते हैं, तो आपको पुनः उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल हैं वो प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है कि जो वर्तमान में जो उत्पादन की जो तकनीक है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस परिवर्ती अनुपात के नियम या घटते बढ़ते अनुपात के नियम या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नियम को हम एक टेबल और रेखा चित्र की सहायता से आसानी से व्याख्या इसकी कर सकते हैं। तो अब इस नियम की व्याख्या कैसे करते हैं? अब हम परिवर्ती अनुपात नियम की जो तालिका है वो बनाना सीखेंगे। हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि आपको ये तालिकाएं रटने की जरूरत नहीं है, आपको इन्हें केवल एक बार समझना, उसके बाद आप कभी भी कहीं भी ये तालिकाएं बना सकते हैं। परिवर्ती अनुपात के नियम की तालिका भूमि की इकाइयां हैं वो हमारी स्थिर ही रहेंगी। एक इकाई हम उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग है वो करते जाएंगे। अब बात आती है कि तालिका कैसे बनाएंगे। हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि उत्पादन से संबंधित यदि हमें तालिका बनानी है तो हम सीमांत उत्पाद को ध्यान में रखकर तालिका बनाएंगे। सीमांत उत्पाद को पहले बढ़ती दर से, फिर समान दर से और अंत में घटती दर से हम प्रदर्शित कर देंगे, तो हमारे पास ये सारी जो तालिका है वो आ जाएगी। तो हम सीमांत उत्पाद पहले बढ़ाते हैं, इसके बाद हम इसको घटाना शुरू कर देंगे। सीमांत उत्पाद 0 एक बार और एक बार ऋणात्मक। ये हमारी जो परिवर्ती अनुपात नियम की जो तालिका है वह आसानी से बन गई। पहले हमने यहाँ तक उत्पादन को बढ़ा दिया, यहाँ पर हमने इसको घटाकर यहाँ पर हमने इसको शून्य कर दिया और उसके बाद ऋणात्मक। कुल उत्पाद ज्ञात करने के लिए औसत सीमांत उत्पादन को हम क्रमशः जोड़ते जाएंगे। 2, 5, 9, 11, 12, 12 और 11। इसी तरह हम औसत उत्पाद, कुल उत्पाद को श्रम की इकाइयों से भाग करके औसत उत्पाद है वो ज्ञात कर लेंगे। 2, 2.5, 3, 2.7, 2.4, 2, 1.6। तो इस तरह से हमारी जो ये परिवर्ती अनुपात नियम की तालिका है वो तैयार हो जाती है। अब हम बनाएंगे परिवर्ती अनुपात नियम का रेखाचित्र। हम इस टेबल को इस ग्राफ पर अंकित कर देते हैं। ऊपर वाले इसी जो ग्राफ है हमारे दो भागों में बनेगा। ऊपर वाले ग्राफ में हम दिखाएंगे कुल उत्पाद को और नीचे वाले ग्राफ में दिखाएंगे हम औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद वक्रों को, और फिर इनकी व्याख्या, इनके मध्य जो संबंध है इनको एक ही साथ हम सीखेंगे। तो ग्राफ को के पॉइंट अंकित करते हैं। श्रम की एक इकाई पर कुल उत्पादन 2, पहली इकाई पर 2, दूसरी इकाई पर 5, तीसरी इकाई पर 9, चौथी इकाई पर 11, पांचवी इकाई पर 12, छठी इकाई पर 12 और सातवीं इकाई पर 11। तो इस तरह से ये हमारा कुल उत्पाद वक्र है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम नीचे वाले ग्राफ में औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद को अंकित करेंगे। श्रम की पहली इकाई पर सीमांत उत्पादन 2, 3, 4,
2, 1, 0 और -1। ये हमारा सीमांत उत्पाद वक्र है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम औसत उत्पाद वक्र को और इस पर अंकित करते हैं। श्रम की पहली इकाई पर औसत उत्पाद 2, श्रम की पहली इकाई पर 2, दूसरी इकाई पर 2.5, दूसरी इकाई पर 2.5, फिर 3, 2.7, 2.4, 2 और 1.6। इस तरह से ये हमारा औसत उत्पाद वक्र है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम इस दोनों वक्रों में आपस में इन संबंध को प्रदर्शित करें तो हमें दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं। एक जहां पर हमारा श्रम की तीसरी इकाई पर जब सीमांत उत्पाद है वो अधिकतम होता है 4, एक बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमें प्राप्त होता है जब सीमांत उत्पादन है वो 0 हो जाता है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिलाते हैं। ये हमें दो बिंदु ए और बी प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हम इनका नाम रख सकते हैं सी और डी। अब इस नियम की व्याख्या कैसे करते हैं, तो हम इसकी व्याख्या देखिए आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है। तालिका में परिवर्ती अनुपात का जो नियम है वो प्रदर्शित किया गया। भूमि की इकाइयां हैं, वो भूमि है वो उत्पादन का जो स्थिर साधन है, इसलिए इसकी इकाइयां स्थिर हैं। उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए श्रम की इकाइयों को में परिवर्तन किया जाता है। तो श्रम की इकाइयां क्रमशः बढ़ाते जाने पर उत्पादन में विभिन्न दरों से परिवर्तन होता है। तालिका के अध्ययन से यह पता चलता है कि श्रम की तीसरी इकाई पर जब कुल उत्पादन 9 होता है, सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है। यहाँ पर औसत उत्पादन भी अधिकतम होता है श्रम की तीसरी इकाई पर। जैसे जैसे स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन के अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तब एक सीमा के बाद उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटना आरंभ हो जाता है और यह 0 होकर अंत में ऋणात्मक हो जाता है। श्रम की छठी इकाई पर जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो 0, कुल उत्पादन 12 अधिकतम और औसत उत्पादन है वो भी निरंतर कम होना शुरू हो जाता है। तो यह जो तालिका है घटते बढ़ते अनुपात का नियम प्रकट कर रही है कि स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से पहले उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर समान दर से और अंत में 0 होकर ऋणात्मक हो जाता है। इस तालिका को हम एक रेखा चित्र की सहायता से भी व्याख्या कर सकते हैं। रेखा चित्र है वो हमारे दो भागों में बना गया है। ऊपरी भाग में कुल उत्पादन तथा नीचे वाले भाग में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को दर्शाया गया है। ओ एक्स अक्ष पर हमने श्रम की इकाइयों को दर्शाया है तथा ओ वाई अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा को दर्शाया है। टीपी हमारा कुल उत्पादन वक्र, एपी हमारा औसत उत्पादन वक्र तथा एमपी हमारा सीमांत उत्पादन वक्र है। श्रम की तीसरी इकाई पर सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, वहां ये टीपी वक्र को ए बिंदु पर काट रहा है। इस बिंदु तक जो हमारा उत्पादन है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। श्रम की छठी इकाई पर कुल उत्पादन
हमारा अधिकतम होता है और सीमांत उत्पादन है वो शून्य हो जाता है। इस बिंदु ये जो बिंदु है कुल उत्पादन वक्र को बी बिंदु पर काट रहा है, पर हमारा कुल उत्पादन अधिकतम होता है। इसके बाद ये यदि परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते जाएंगे तो हमारा जो कुल उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटना आरंभ कर देता है। तो विद्यार्थियों, यही है हमारा घटते बढ़ते अनुपात का नियम या परिवर्ती अनुपात का नियम। अब हम सीखेंगे ये नियम लागू क्यों होता है। परिवर्तीय अनुपात का नियम लागू क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो हमारा पहला कारण है कारकों की अविभाजिता। उत्पादन के कुछ कारक हैं वो अविभाजित होते हैं। अर्थात मान लीजिए कि आपको एक मशीन उत्पादन करने के लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता है और यह मशीन 50 इकाइयों का जो उत्पादन है वो करती है। तो यदि आपको उत्पादन की यदि 10 ही इकाइयाँ चाहिए तो भी आपको उस मशीन की आवश्यकता रहेगी। यदि आपको 40 इकाइयाँ चाहिए तो भी एक मशीन, 49 इकाइयाँ चाहिए तो भी एक मशीन। यदि आपको 60 इकाइयों का उत्पादन करना है तो आपको 2 मशीनों की आवश्यकता होगी। तो इस साधनों की अविभाज्यता की वजह से हमें साधन के बढ़ते प्रतिफल हैं वो प्राप्त होते हैं, परंतु जैसे जैसे उस साधन का उपयोग होता जाता है उससे अधिक सीमा से बाहर वो साधन उत्पादन नहीं कर सकता। इसकी वजह से सब कारक के जो घटते प्रतिफल का नियम है वो अंत में लागू हो जाता है। दूसरा हमारा कारण है उत्पादन के स्थिर कारक। इस नियम की मान्यता है कि उत्पादन का एक जो कारक है अवश्य स्थिर होता है। तो इसकी वजह से उस साधन की जो कार्यकुशलता है वो सीमित होती है। मान लीजिए एक खेत में 5 श्रमिक काम कर रहे हैं, तो 5 श्रमिकों के लिए ये खेत है बहुत बड़ा होता है। वो सारा दिन इस खेत में काम करके थक सकते हैं, परंतु यदि हम इसमें यदि 10 श्रमिक लगा देते हैं तो प्रत्येक जो श्रमिक है बिना थके बड़ी तेजी से अपना काम कर सकता है। परंतु यदि इसी खेत में 50 श्रमिक लगा दिए जाएं तो जो प्रत्येक जो श्रमिक के जो हिस्से हैं वो जो क्षेत्र है वो बहुत कम आएगा, जबकि और उसका जो थोड़े से समय में वो अपने क्षेत्र में वो काम करके बाकी सारा समय वो खाली बैठा रहेगा। इससे जो उनकी उत्पादकता है वो कम हो जाएगी और यह नियम लागू हो जाता है। तीसरा हमारा कारण है स्थिर कारक का इष्टतम से अधिक उपयोग। प्रत्येक उत्पादन के साधन की एक सीमा होती है, यदि उससे अधिक उसका उत्पादन के लिए लगा जाए तो उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घट जाता है। दैनिक जीवन में इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो हमारी गाड़ी या बाइक होती है। मोटरसाइकिल की एक इष्टतम स्पीड होती है 40 से 50 किलोमीटर। यदि हम इस स्पीड से चलाते हैं मोटरसाइकिल को या गाड़ी को उसकी इष्टतम स्पीड में चलाते हैं तो हमें मैक्सिमम माइलेज मिलती है, परंतु यदि हम इससे ज़्यादा स्पीड पर चलाएंगे तो हमारी जो माइलेज है प्रति 1 लीटर तेल में किलोमीटर निकालने की जो क्षमता है वो उसकी घटती जाएगी। 40-50 की स्पीड पर हो सकता है कि आप 80 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज निकाल सकते हैं, परंतु यदि आप मोटरसाइकिल को 80 या 85 की स्पीड पर चलाएंगे तो हो सकता है आपको जो माइलेज मिले वो 40 या 45 की ही मिले। तो ये व्यवहारिक जीवन में इस चीज़ का बहुत बड़ा उदाहरण है कि जैसे जैसे स्थिर कारक पर परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का प्रयोग हम करते रहेंगे तो उसकी एक इष्टतम सीमा के बाद उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटना आरंभ हो जाता है। चौथा और हमारा अंतिम कारण है अपूर्ण स्थानापन्न। इस नियम की व्याख्या करते समय हमने इसकी मान्यता में पढ़ा था कि जो साधन है वो पूर्ण स्थानापन्न होते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। राम जितना जो उत्पादन है वो श्याम नहीं कर सकता। ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है राम अधिक उत्पादन करे, हो सकता है श्याम अधिक कुशलता से उत्पादन करे, परंतु वास्तविक जीवन में ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। और इसी वजह से इस अपूर्ण स्थानापन्नता की वजह से जो हमारा परिवर्ती अनुपात का नियम है वो लागू हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये परिवर्ती अनुपात का नियम या घटते बढ़ते अनुपात का नियम या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ समाप्त होता है। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में
लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।